नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी शरद हैं जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास पर लगाया सिंदूर का पौधा। नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का बताया सशक्त प्रतीक। दिल्ली में 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी दिखाई हरी झंडी। एनडीए सरकार में बीते 11 साल के सुशासन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर विचार किए साझा। कहा, सेवा और गरीब कल्याण को समर्पित रहा सरकार का हर कदम। ग्यारह साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर जाएगी मोदी सरकार। 9 जून से देश भर में केंद्रीय मंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा शासित राज्यों के सीएम भी 11 सालों के कामकाज का करेंगे लेखा जोखा पेश। बेंगलुरु भगदड़ मामला पहुंचा कर्नाटक हाईकोर्ट। भाजपा ने हादसे के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का मांगा इस्तीफा। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली नरसिम्हा चलम उर्फ गौतम उर्फ सुधाकर को किया ढेर। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भगवान महावीर वन स्थली पार्क में एक विशेष वृक्षारोपण पहल का नेतृत्व किया। ये पर्यावरण संरक्षण और हरित गतिशीलता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत बरगद का पौधा लगाया। ये अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 700 किलोमीटर लंबी अरावली श्रृंखला को फिर से वनों से परिपूर्ण करना है। ये परियोजना दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात सहित 4 राज्यों के 29 जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करने की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य वनीकरण, पुनर्वनीकरण और जल निकायों के जीर्णोद्धार के माध्यम से अरावली की जैव विविधता को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता, जल उपलब्धता और जलवायु अनुकूलता में सुधार भी करना है। ये परियोजना स्थानीय समुदायों को रोजगार और आय सृजन के अवसर प्रदान करते हुए फायदा भी पहुंचाएगी। वहीं प्रधानमंत्री ने दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई। ये न केवल स्वच्छ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देगा, बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन के भी प्रति राष्ट्र के सामूहिक दायित्व का भी प्रतीक होगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया कच्छ यात्रा के दौरान 1971 के युद्ध में उल्लेखनीय साहस दिखाने वाली महिलाओं के एक समूह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उन्हें सिंदूर के पौधे भेंट किए थे। प्रधानमंत्री इस भाव से बहुत अभिभूत हुए और उन्होंने कहा कि वह अपने आवास पर सिंदूर का ये पौधे लगाएंगे। प्रधानमंत्री ने इस बारे में सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी साझा करते हुए बताया कि 1971 के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली कच्छ की वीरांगना माताओं बहनों ने हाल ही में गुजरात के दौरे पर उन्हें यह सिंदूर का पौधा भेंट किया था। पीएम ने विश्व पर्यावरण दिवस पर उस पौधे को नई दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास में लगाने को सौभाग्य की बात बताते हुए इसे देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बताया।
हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस को बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली स्थित निर्माण भवन में पौधारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आज नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत की। यह अभियान स्कूलों के नेतृत्व में सतत भविष्य की एक पहल है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान पर तैयार किए गए मॉड्यूल्स को लॉन्च किया। साथ ही इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के वेब पोर्टल का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी मौजूद थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत देश भर के स्कूलों में 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। पिछले साल मेरे को बताया गया शिक्षण संस्थानों की पहल से लगभग 5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए। इस बार और पिछले बार देश में 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए। उनमें से 5% एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रही, विशेष करके स्कूल एजुकेशन की रही। इस बार मित्रों, लक्ष्य देश भर में बड़ा हो, लेकिन स्कूल डिपार्टमेंट 10 करोड़ पेड़ लगाने के लिए मुहिम लिया है। मैं आपको शुभेच्छा देता हूं। और अयोध्या धाम स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आज श्री राम दरबार की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न हो गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूर्ण विधि विधान के साथ आचार्यों ने कार्यक्रम संपन्न करवाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल हुए। और वहीं इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हम एक नई योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की प्रत्येक नदी को स्वच्छ करने का काम करेगी और स्वच्छ गंगा अभियान के तहत ये काम पूरा होगा। आज मां गंगा के अवतरण का दिवस भी है, इसलिए गंगा दशहरा और सरयू महोत्सव के इस आयोजन के साथ आपको बधाई देता हूं। आज का दिन विश्व पर्यावरण दिवस भी है। याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम कवि महाराज भगीरथ ने किया था, इस काल में वह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए, नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों का नक्सलियों पर एक्शन जारी है। गुरुवार को नेशनल पार्क के जंगलों में फिर एक बड़ी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सीसी मेंबर नरसिम्हाचलम उर्फ गौतम उर्फ सुधाकर को ढेर कर दिया। सुधाकर नक्सलियों के शिक्षा विभाग का इंचार्ज था और इस पर 1 करोड़ का इनाम था। इससे पहले 21 मई को सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के चीफ 1 करोड़ का इनामी नंबाला केशव राव उर्फ बशव राजू उर्फ गगन्ना को मार गिराया था। इस पर और इसके अलावा भी तमाम जो नीतिगत निर्णय हैं वो लिए जा रहे हैं और ताबड़तोड़ एक्शन नक्सलवाद के खिलाफ किया जा रहा है। नॉर्थ सिक्किम में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। गुरुवार को सेना के हेलीकॉप्टर ने नॉर्थ सिक्किम के छातिन से 63 लोगों का रेस्क्यू किया, जिसमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल रहे। रेस्क्यू किए गए लोगों को सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट पर लाया गया और इन लोगों से बात की हमारे संवाददाता उर्मिलेश ने। सिक्किम के नॉर्थ सिक्किम में जो पर्यटक फंसे हुए थे, उनको जो है धीरे धीरे अब सेना के चॉपर में गैंगटॉक लाया गया है। यहाँ से ये लोग अपने गंतव्य को जाएंगे। बुधवार को जो है जब
मौसम खराब हो गया था तो फिर जो है राहत और बचाव कार्य में जो है प्रभावित भी हुआ था, लेकिन आज जो है गुरुवार को राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया है। लिहाजा सेना के चॉपर ने सुबह 6 बजे यहां से उड़ान भरी और लाचित से लोगों को जो है वहां से रेस्क्यू करके लाए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अभी रेस्क्यू करके सेना जो है के चॉपर में यहाँ पहुंचे हैं। सर, आपको जो है सेना के चॉपर में यहाँ लाया गया है, वहाँ पर कैसी स्थिति है और किस तरीके से आप पिछले जब वहाँ पे भूस्खलन हुआ उसके बाद वहाँ पे रहे? हम लोग को वहाँ पर सैटरडे मॉर्निंग में पहुंच गए थे। फ्राइडे को लाचेन के ऊपर गए थे। सैटरडे मॉर्निंग में लाचेन से हम चेतन आए। उधर से लैंडस्लाइड था। हम लोग कुछ ये रिक्स लेकर आ गए थे, फिर देखे आगे को नहीं जा पाएंगे तो वापस आकर उधर सेना का जो बेस है, कैंप है, वो बैटेलियन के सामने में हम लोग को रूम मिला, उधर है। वो ओनर भी बहुत अच्छा था, हम लोग को पूरा ख्याल लिया, खाना पीना रहने का सब कुछ बंदोबस्त कर दिए। एक दिक्कत तो वहाँ पे हुआ कि टावर वगैरह सब टूट गया था, तो कुछ इंटरनेट वगैरह नहीं आ रहा था, तो मेल्स वगैरह या किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, कॉल वगैरह नहीं हो पा रहा था। तो काफी चिंतित हम लोग थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की आर्मी जो है, वहाँ पे आर्मी का एक ट्रांजिट कैंप है और वहाँ के जो लोकल्स है, बहुत ही प्यारे लोकल्स है, उन्होंने वहाँ पे हमारा ख्याल रखा, मैं रहने के लिए जगह दिया, खाना वाना दिया। यहाँ का जो आर्मी है, यहाँ का जो सरकार है, हमारे लिए बहुत की है। हम लोग को वहाँ से निकाल दिए, इसलिए हम लोग बहुत खुश है। प्लान था कि हम लोग वहाँ एक रात रुकेंगे, फिर वहाँ से निकल जाएंगे, बट हम लोग को बारिश रुकी नहीं सुबह और लैंडस्लाइड का पता चला, दोनों रास्ते ब्लॉक हो गए। तो हम लोग वहीं पे फंसे रहे। हम लोग होटल्स पे चेंज कर रहे थे लैंडस्लाइड की वजह से। तो फिर फाइनली लैंडस्लाइड नहीं दिखा तो हम लोग लैंडस्लाइड ही क्रॉस किए, थोड़ा रास्ता चलने लायक बना तो हम लोग क्रॉस करके आर्मी कैंप के पास पहुंचे। एंड वहाँ फिर मौसम खराब था तो एक दिन उधर ही रुकना पड़ा। देन उसके बाद आज मौसम थोड़ा ठीक हुआ तो हम लोग रेस्क्यू हुए हैं। थैंक यू इंडियन आर्मी, थैंक्स अ लॉट, आपने हमें बचा लिया, अब हम घर जा सकते हैं। अब मैं कितना बड़ा थैंक्स कहूँ, मैं उतना कह ही नहीं सकती आपको। निश्चित तौर से जिस तरीके से वहां पर सैलानी जो है फंसे हुए थे, उनको अपने घर वापसी आने की एक खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है और कहीं न कहीं भारतीय सेना ने इन लोगों को अब यहाँ से निकाल करके, जो कि नॉर्थ सिक्किम में फंसे हुए थे, अब ये लोग यहाँ से सैलानी जो है अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद के साथ में उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, गैंगटॉक। और अब नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देखते हैं उससे जुड़ी कुछ खास खबरें। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते एक दशक से ज्यादा सरकार ने गरीब कल्याण की दिशा में बेहद प्रतिबद्धता से काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों की जीवन शैली में व्यापक सुधार आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए एनडीए सरकार में बीते 11 साल में गरीब कल्याण की तस्वीर को सामने रखा है। पीएम ने लिखा कि बीते 11 साल में उनकी सरकार का हर कदम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा। इस दौरान सरकार की उपलब्धियां न सिर्फ अभूतपूर्व हैं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को आसान बनाने वाली हैं। पीएम ने विश्वास जताया कि देश को आगे ले जाने के लिए अपने इन प्रयासों के साथ विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को जरूर हासिल किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने देश में 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि हम देश के कोने कोने में 11 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर जाएंगे और प्रेस वार्ता के माध्यम से हम इसकी जानकारी साझा करेंगे। इसके तहत 9 जून से मंत्रियों के दौरे की शुरुआत होगी और बीजेपी के मुख्यमंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हर राज्य में हमारे कोई ना कोई मंत्री जाएंगे और जाके वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि 11 सालों में हमारी सरकार ने क्या काम किया है, क्योंकि हम हमेशा रिपोर्ट कार्ड दिखाने में विश्वास करते हैं। हमारे अपोजिशन बोलते थे कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, आंदोलन भी कर दिया। हम उल्टा बोलते हैं, आपने हमको चुना, हम बार बार आपको कागज़ दिखाएंगे यानी रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। हमारी सरकार ने 11 सालों में ये किया। 2 अलग विषय है। 10 तारीख से हर स्टेट में हमारी पार्टी की तरफ से कोई ना कोई मंत्री जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि 11 सालों में क्या काम हुआ। आकांक्षी जिले का दौरा तो पहले से ही हो रहे हैं। लगभग 112 आकांक्षी जिले हैं हमारे पूरे देश में और इसमें दौरा हो चुका है। मैं भी खुद 2 डिस्ट्रिक्ट होकर आ चुका हूं। आगे आने वाले समय में और भी दौरा होगा अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश आएगा।
तो प्रधानमंत्री ने 11 साल जो सरकार के हो रहे हैं उसको लेकर तमाम बातें कही हैं। प्रधानमंत्री ने बताया है कि बीते 11 साल में उनकी सरकार का हर कदम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है और इस दौरान सरकार की उपलब्धियां न सिर्फ अभूतपूर्व हैं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को आसान बनाने वाली हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि देश को आगे ले जाने के अपने इन प्रयासों के साथ विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को जरूर हासिल किया जा सकेगा। पहले घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता था, 2 वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। अब हर महीने मुफ्त राशन मिलता है। अब भूख डराती नहीं, अब पेट भरने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। पहले हमारे हक के सरकारी योजनाओं के पैसे हम तक पूरे नहीं पहुंचते थे, बिचौलिए अपना कट मार लेते थे। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई झंझट नहीं, हमारा पूरा पैसा हमें ही मिलता है, वो भी सीधे हमारे बैंक अकाउंट में। पहले अगर घर में कोई बीमार पड़ता था तो इलाज के खर्चे के बारे में सोचकर हमारी तो ऐसे ही जान पर बन आती थी। पैसे के अभाव में बीमारी के साथ ही जीने को मजबूर थे। आज आयुष्मान भारत से हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होता है। अब बीमार लाचार नहीं है। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। अम्मी कहती थी उन्होंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि उनके बचपन में उन्हें बहुत दूर तक पानी भरने जाना पड़ता था, मगर मैंने तो बचपन से ही घर में नल देखा है और मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ। अम्मी मैं फर्स्ट आई हूँ। इस भारत ने बचपन से ही सुरक्षित घर परिवार देखा है। यही बेटियां बनेंगी विकसित भारत की कप्तान। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम का शुभारंभ हो गया है। भारतीय शिष्टमंडल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भागीदारी कर रहा है। ओम बिरला ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ब्रिक्स संसदीय फोरम का वीडियो साझा करते हुए लिखा, ब्राजील के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष ह्यूगो मोटा के साथ रचनात्मक द्विपक्षीय बैठक हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है और सभी देशों को इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। आतंकवाद का पूर्ण उन्मूलन भारत का अटूट राष्ट्रीय संकल्प है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कटरा रेलवे स्टेशन का दौरा किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को कटरा रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कटरा में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। प्रधानमंत्री चिनाब ब्रिज और अंची ब्रिज का भी शुभारंभ करेंगे। चिनाब का ब्रिज एक बहुत बड़ा टेक्निकल मार्वेल है। इसको बनाने में कई तरह की चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को फेस करके बनाया गया। आप इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को अगर देखें तो इस ब्रिज का डिज़ाइन 260 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड, 260 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड और जो जोन 5 सिस्मिक जोन के हिसाब से उसका डिज़ाइन है। यानी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से इसका डिज़ाइन किया गया है। इसकी फाउंडेशन देखो, अगर आप फाउंडेशन फुटबॉल फील्ड के आधे के बराबर है। 30,000 टन स्टील लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कटरा रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसे लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में
तकनीकी विभाग ने चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज के चुनौतीपूर्ण निर्माण कार्य को तय समय में पूरा किया है। 35 मीटर उससे ऊंचा और इतिहास, इस तरह से एक इतिहास रचने का क्रम वहाँ से शुरू हुआ। अब यहाँ से जब ये ईज ऑफ ट्रैवल भी रहेगा, ईज ऑफ बिजनेस भी रहेगा, ईज ऑफ कॉमर्स भी रहेगा। यहाँ से मात्र 3 घंटे में आप श्रीनगर पहुँच सकते हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में अगर हमारे यहाँ के सरकार और पॉलिसी मेकर्स थोड़ा सा इमेजिनेटिव ढंग से देखें तो बहुत बढ़िया टूरिस्ट सर्किट भी बनता है। वैष्णो देवी के जो यात्री आए, और मैं चाहूँगा कि हम कुछ ट्रैवल एजेंसीज को भी इसके लिए तैयार करें। और वहीं देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान जारी है और इसी के तहत कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटियाला पहुंचे। पटियाला के राजपुरा में उन्होंने किसान चौपाल में किसानों से संवाद किया और ट्रैक्टर भी चलाया। उन्होंने कहा कि चौपाल में किसानों के साथ बैठकर सीधी बात होती है। इस दौरान कृषि मंत्री ने खेती में नए शोध और नई तकनीक के इस्तेमाल को लेकर किसानों से चर्चा की। कृषि मंत्री ने कहा कि नई तकनीक के प्रयोग से बुआई से पानी की बचत होगी, लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। इस दौरान कृषि मंत्री केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कृषि विश्वविद्यालय समेत अन्य केंद्रों के एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करने पर जोर दिया। आज भारत के अन्न के भंडार भरे हैं, हम दुनिया में भी एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों को और कैसे लाभ मिल सके ये प्रयत्न करना आवश्यक है। इसलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत हमारा मंत्र है एक देश, एक कृषि, एक टीम, 1 कंट्री 1 एग्रीकल्चर 1 टीम। और 1 टीम का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, केवीके, उन्नतशील किसान, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो पूरे देश में मिलकर सब निकल रहे हैं ताकि गांव-गांव किसानों के बीच में जाएं और किसानों को नए शोध, रिसर्च उनसे अवगत कराएं और किसान जो तकलीफ महसूस कर रहा है वो सरकार और वैज्ञानिकों तक पहुंचे ताकि नए रिसर्च हो सके, शोध हो सके और कृषि के क्षेत्र में नीति बनाते समय इन चीजों का ध्यान रखा जाए। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। देखो जी, आज मेरा बर्थडे है और इस घर का भी। माँ कहती है तेरे जन्म से पहले हम कच्चे झुग्गी में रहते थे। मुझे तो पता ही नहीं कच्ची झुग्गी होती कैसी है। इस नए भारत में बचपन से ही सुरक्षित घर परिवार देखा है। इसी मजबूत नींव पर हम बनाएंगे विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने जिनेवा में आयोजित ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के अवसर पर G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कार्य समूह के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में उन्होंने वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक क्षमता और विकास संबंधी अनिवार्यताओं को जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और सामूहिक लचीलापन बनाने पर जोर दिया। बेंगलुरु भगदड़ हादसे पर भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर जमकर हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि कर्नाटक सरकार की लापरवाही और कुप्रबंधन से पैदा हुई मानव निर्मित त्रासदी है। उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की आपसी खींचतान और राजनीतिक लालसा का परिणाम है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हुआ है, क्या वह मात्र एक एक्सीडेंट था? Was it just an accident or was it a manufactured stampede? मैं कहूंगा कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ है, it was a government manufactured stampede. And look at the audacity of the chief minister.
चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया कहते हैं ऐसे स्टैम्पीड तो बाकी जगहों में होते रहते हैं. He is trying to normalize a stampede in which 11 innocent lives, 11 valuable lives have been lost. Kannadigas are not going to forgive the chief minister and the deputy chief minister. ये चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की आपस की लड़ाई के कारण, दोनों के बीच अनबन के कारण 11 जाने गई है. ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा डीसीएम और सीएम को. बांग्लादेश में अंतरिम सरकार द्वारा मुक्ति संग्राम से जुड़ी अधिसूचना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में विवाद छिड़ गया है. इस अधिसूचना में वीर मुक्ति योद्धा और स्वतंत्रता संग्राम सहयोगी की नई परिभाषा दी गई, जिसमें मुजीबनगर सरकार का उल्लेख तो है, लेकिन कई जगहों पर राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का सीधा उल्लेख हटाए जाने पर सवाल उठ रहे हैं. मुजीबनगर सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विधायक, कर्मचारी और अधिकारी स्वतंत्रता संग्राम सहयोगी माने गए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस सरकार के केंद्रीय सदस्य जैसे शेख मुजीब, ताजुद्दीन अहमद और सैयद नजरुल इस्लाम स्वतंत्रता संग्राम के सर्वोच्च नेता थे. ऐसे में उनके नाम हटाना ऐतिहासिक सच्चाई को झुठलाने जैसा है. हालांकि मुक्ति संग्राम मामलों के मंत्रालय के सलाहकार फारूक आजम ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शेख मुजीब और ताजुद्दीन अहमद की भूमिका वीर मुक्ति योद्धा से कहीं अधिक है. उन्होंने मीडिया में चल रही भ्रम फैलाने वाली खबरों को तथ्यहीन बताया. मुख्य सलाहकार के प्रेस विंग ने भी एक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि मुजीबनगर सरकार के नेताओं की स्थिति को कमजोर नहीं किया गया है और ना ही उनकी मान्यता रद्द की गई है. बयान में मीडिया पर अधिसूचना की गलत व्याख्या करने का आरोप लगाया गया है. वहीं वाम लोकतांत्रिक गठबंधन ने सरकार से ये मांग की है कि वो स्वतंत्रता संग्राम के परिभाषा पर मचे विवाद को तत्काल स्पष्ट करें, जिससे मुक्ति संग्राम की भावना विवादों में ना घिरे. इससे पहले बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने नए डिजाइन के साथ नए करेंसी नोट जारी किए हैं, जिनमें बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा दिया गया है. और इसी के साथ फिलहाल इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार.